एक बीज छिपा है, वृक्ष उसमें अभिव्यक्त नहीं, लेकिन है इस अर्थों में कि हो सकता है इस अर्थों में कि छिपा है इस अर्थों में कि पोटेंशियल है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेबोरेटरी में डिलाबार प्रयोगशाला में एक बहुत अनूठा प्रयोग चल रहा है, वैज्ञानिक प्रयोग है। और वो प्रयोग मैं समझता हूं इस समय चलने वाले प्रयोगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो प्रयोग ये है कि बहुत संवेदनशील कैमरे बीज में छिपे हुए उस वृक्ष का भी चित्र ले सकते हैं जो 20 साल बाद पूरा का पूरा प्रकट होगा। तो बहुत हैरानी वाली बात है। एक कली का चित्र लेते वक्त भूल से यह घटना घट गई, और विज्ञान की बहुत सी खोजें भूल से होती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत ट्रेडिशनल माइंड के होते, वैज्ञानिक बहुत कन्फर्मिस्ट होते। वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांतिकारी कभी कभी वैज्ञानिक हो जाते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन वैज्ञानिक आमतौर से क्रांतिकारी नहीं होता। वैज्ञानिक तो जितने विज्ञान जानता है उसको जोर से पकड़ता है और किसी भी नई चीज को प्रवेश नहीं करने देता। पिछले पूरे विज्ञान का इतिहास ये बताता है कि हर विज्ञान की नई खोज में बाकी वैज्ञानिकों ने जितनी बाधा डाली उतनी और किसी ने भी नहीं डाली। तो अक्सर नई घटना भूल से घटती है, वैज्ञानिक उसको कर नहीं रहा होता, एक्सीडेंटल होती है। डिलाबार प्रयोगशाला में बहुत संवेदनशील कैमरों के साथ फूलों पर कुछ अध्ययन किया जा रहा और एक कली का फोटो लिया गया, लेकिन कली का फोटो तो नहीं आया, फोटो फूल का आया। कैमरे के सामने कली थी और कैमरे के भीतर फूल आया। तब तो पहले तो यही ख्याल हुआ कि जरूर कुछ कैमरे की फिल्म में कुछ भूल हो गई, कोई एक्सपोजर पहले हो गया, कुछ ना कुछ गलती हो गई है। लेकिन फिर भी फूल के खिलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब फूल खिला तो बड़ी कठिनाई हो गई। गलती कैमरे की फिल्म में नहीं हुई थी, गलती वैज्ञानिकों की समझ में थी। जब फूल खिला तो ठीक वो वैसा था जैसा कि चित्र बना था। तब फिर इस पर काम आगे जारी हुआ और ऐसा समझा गया कि जो कल होने वाला है वो भी किसी सूक्ष्म तरंगों के जगत में इस समय भी हो रहा है, तभी कल हो पाएगा। एक बच्चा पैदा होता है मां से, 9 महीने अंदर गर्भ में छिपा होता रहता है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। 9 महीने बाद पैदा होता है। ये 9 महीने बाद अचानक नहीं आ जाता, 9 महीने की इसमें भीतर ही आता। एक कली जब फूल बनती है तो फूल बनने के पहले उसके आसपास की विद्युत तरंगें यात्रा करती हैं फूल बनने की, गर्भ में वो चित्र लिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज नहीं कल हम एक बच्चे के चित्र से उसके बुढ़ापे का चित्र क्या ले सकेंगे? मैं मानता हूं हम ले सकेंगे। इस अर्थ में ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक आधार लेगा। अब तक ज्योतिष वैज्ञानिक नहीं बन सका है, इस अर्थ में वैज्ञानिक बनेगा। जो कल होने वाला है वो आज भी किसी तल पर हो रहा है, हमें चाहे दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े। कठिनाई कुछ ऐसी है कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आप वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। आप कहते हैं एक बैलगाड़ी रास्ते पर मुझे दिखाई पड़ रही, मैं कहता हूं मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। मैं कहता हूं कोई बैलगाड़ी नहीं है, रास्ता खाली है। जहां तक रास्ता मुझे दिखाई पड़ता है रास्ता खाली। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में है, फ्यूचर में। झाड़ पर आप बैठे हैं, आपके लिए प्रेजेंट में है, वर्तमान में। आप कहते हैं कि नहीं बैलगाड़ी है, मैं कहता हूं होगी, है तो नहीं, भविष्य में होगी। लेकिन आप कहते हैं वर्तमान में है, मुझे दिखाई पड़ रही, फिर बैलगाड़ी मुझे भी दिखाई पड़ने लगती है। भविष्य से मेरे लिए भी वर्तमान में आ जाती, फिर रास्ते पे चली जाती है, थोड़ी देर में मुझे दिखाई पड़नी बंद हो जाती है, अतीत में चली जाती, पास्ट।
लेकिन झाड़ पर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी भी दिखाई पड़ रही, मेरे लिए अभी भी वर्तमान में। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में थी, वर्तमान में हुई, अतीत में हो गई। आपके लिए एक ही प्रेजेंट में चल रही, वर्तमान में चल रही। आप जरा मुझसे ऊंचाई पे बैठे, और कोई खास फर्क नहीं है। जहां से कृष्ण देख रहे हैं वो जो ऊंचाई से देखना है, फ्रॉम द पीक। जहां से वो कह रहे हैं कि नहीं, कल भी थे, परसों भी थे, पहले भी थे, अभी भी हैं, कल भी होंगे, परसों भी होंगे। असल में कृष्ण जहां से देख रहे हैं वहां एवर प्रेजेंट है, वहां सब वर्तमान। अर्जुन जहां से देख रहा है वहां से वो कहता, क्या पता जन्म के पहले थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। बस उसकी यात्रा जन्म तक जाती, जन्म तक भी नहीं जाती। अगर आप ठीक से देखेंगे तो 4 वर्ष से पहले की स्मृति आपको नहीं होती। 4 वर्ष से पहले की बात अनुमान है, इन्फरेंस। लोग कहते हैं कि आप थे। 4 वर्ष तक आपकी स्मृति जाती है। कोई बहुत बुद्धिमान हुआ 3 वर्ष तक चली जाएगी, कोई और ही बहुत ही प्रतिभाशाली हुआ 2 वर्ष तक चली जाएगी। लेकिन 2 वर्ष तक भी जाए तो 2 वर्ष तक आप थे, कुछ कहा नहीं जाता। स्मृति ही आधार है, तो 2 वर्ष के पहले आप नहीं थे। लेकिन अचानक कैसे हो जाएंगे अगर 2 वर्ष तक ना रहे हो? लेकिन अगर याद आ जाए जन्म तक, दूसरे याद दिला देते हैं, पर मां के पेट में भी आप थे, उसकी कोई स्मृति नहीं है। लेकिन गहरी हिप्नोसिस में उसकी स्मृति भी आ जाती। गहरे सम्मोहन में व्यक्ति को बेहोश किया जाए तो वो बता देता है कि वो 3 महीने का जब मां के पेट में था तो मां गिर पड़ी थी। बच्चे को भी तो चोट लगती जब मां गिरती है। तो गर्भ की भी स्मृति आ जाती, गर्भ के पार की भी स्मृति आ सकती है, पिछले जन्म की भी स्मृति आ, लेकिन वो हमारे लिए पास्ट होगा, उसकी स्मृति जगानी पड़ेगी, अतीत होगा। कृष्ण के लिए सब शाश्वत वर्तमान है, द इटर्नल नाउ, अब ही है सब। वो जिस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं अर्जुन, पहले भी सब थे, बाद में भी सब होंगे, मैं भी था, तुम भी थे। यहां भी डर है कि भूल हो जाएगी, यहां भी डर यह है कि अर्जुन समझेगा कि मैं अर्जुन नाम का व्यक्ति पहले भी था। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं, अर्जुन नाम का व्यक्ति कभी नहीं था पहले, हो नहीं सकता। अर्जुन नाम का व्यक्ति तो सिर्फ एक वस्त्र है, उस वस्त्र के पीछे जो छिपी है चेतना निराकार, वो थी। और अर्जुन नाम का व्यक्ति आगे भी नहीं होगा, वो तो वस्त्र है, वो तो मौत के साथ खो जाएगा। हाँ, जिस पर टंगा है वस्त्र वो आगे भी होगा। कृष्ण जो कह रहे हैं, अगर अर्जुन बहुत भी समझेगा तो भी भूल होने वाली है। वो भूल ये होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा यही समझेगा, तो मैं अर्जुन, तुम कृष्ण, हम पहले भी थे। ये जो लोग खड़े हैं ये पहले भी थे, वो फिर भी वही पूछेगा, ये आकृतियां पहले भी यही थी। आकृतियां सभी ये न, लेकिन आकृति अभिव्यक्ति है, अनाकृति निराकार अस्तित्व अभिव्यक्ति नहीं है। लेकिन अस्तित्व अनभिव्यक्ति भी हो सकता, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। जो प्रकट है वही नहीं है, जो अप्रगट है वो भी यही है। प्रकट हमें है ही क्या, बहुत थोड़ा सा हमें प्रकट। अगर हम वैज्ञानिक से पूछे तो आज वैज्ञानिक कहने लगा कि हमारे सामने प्रकट बहुत थोड़ा सा है। यहां हम बैठे, आज से 200 साल पहले रेडियो तो नहीं था, आज रेडियो है। यहां हम रेडियो रखे हैं और उसे लगाते हैं और लंदन की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। जब आप रेडियो पर बटन घुमाते हैं तब लंदन से आवाज शुरू हो जाती है? नहीं, लंदन की आवाज तो गुजर ही रही थी पूरे वक्त, सिर्फ आपके पास रेडियो नहीं था जो पकड़े। जब नहीं सुन रहे थे तब भी गुजर रही थी, मैनिफेस्ट नहीं थी, प्रकट नहीं थी, अब प्रकट गुजर रही थी। कान उसे नहीं पकड़ पाते थे, बस इतना ही। और भी हजारों आवाजें गुजर रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो आवाज का एक रेंज है, इतनी तरंगों तक हम सुनते हैं,
इतनी तरंगों के नीचे भी नहीं सुनते, इसके ऊपर भी नहीं सुनते। हमारी सुनने की क्षमता की एक सीमा है, उसके पार बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो है। उसके नीचे भी बहुत कुछ गुजर रहा है जो हमें सुनाई नहीं पड़ता, वो भी है। जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो भी है। अस्तित्व उतना ही प्रकट होता है जितनी हमारे पास इंद्रियां हैं। समझ ले, एक अंधा आदमी है, उसके लिए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अंधे आदमी के लिए प्रकाश प्रकट होने में असमर्थ है। अंधे आदमी के पास कोई माध्यम नहीं। जरा सोचें कि कहीं किसी न किसी ग्रह उपग्रह पर जरूर ऐसे प्राणी होंगे जिनके पास 5 से ज्यादा इंद्रियां होंगी। तब हमको पहली दफा पता चलेगा कि और भी चीजें हैं जगत में जिनका हमें कोई भी पता नहीं, क्योंकि 5 इंद्रियां कोई सीमा नहीं आ गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 50,000 प्लेनेट्स पर जीवन है, कम से कम 50,000 प्लेनेट्स। कोई 4 अरब ग्रहों उपग्रहों का पता है, उनमें कम से कम 50,000 पर जीवन के होने की संभावना है। इन पर अलग अलग तरह का जीवन विकसित हुआ होगा, कहीं 7 इंद्रियों वाले, कहीं 15 इंद्रियों वाले, कहीं 20 इंद्रियों वाले व्यक्ति होंगे। तो वे चीजें जान रहे होंगे जिनका हम सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि सपना भी हम वही देख सकते हैं जो हम जानते हैं। सपने में भी हम वो नहीं देख सकते जो हम जानते नहीं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे कालिदास और हमारे भवभूति और हमारे रविन्द्रनाथ कविता भी नहीं लिख सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी जो हमारी इंद्रियों के बाहर, लेकिन वो है। क्योंकि हमें नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं है, ऐसा कहने का कोई भी कारण नहीं। और फिर अभिव्यक्ति बहुत ऊपरी घटना है, अस्तित्व बहुत भीतरी घटना है। अस्तित्व घटना नहीं है कहना चाहिए, अस्तित्व होना है, बीइंग है, और अभिव्यक्ति हैपनिंग है, घटना है। मैं यहां बैठा हूं, मैं एक गीत गाऊं। जब तक मैंने गीत नहीं गाया था तब तक गीत मेरे भीतर कहां था? कहीं था। कोई फिजियोलॉजिस्ट मेरे शरीर को काट पीट के गीत पकड़ पाता? कोई वैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई मस्तिष्क का सर्जन मेरे मस्तिष्क को काट के गीत की कड़ी पकड़ पाता? कहीं भी खोजने से मेरे भीतर गीत नहीं मिलता। लेकिन जो गीत मैं गा रहा हूं, अगर वो मेरे भीतर नहीं था तो उसके आने का उपाय क्या है? वो अनमैनिफेस्ट, वो कहीं बीज था, वो कहीं छिपा था, वो कहीं सूक्ष्मतम तरंगों में था, वो कहीं अस्तित्व तो था, अभिव्यक्त नहीं था। फिर वो प्रकट हुआ, फिर वो प्रकट हुआ। प्रकट होने से वो हो गया ऐसा नहीं, प्रकट होने के पहले भी, और ऐसा भी नहीं कि वो पूरा प्रकट हो गया हो, क्योंकि प्रकट होने में मेरी सीमाएं भी बाधा डालती। रविन्द्रनाथ मरते दम तक कहते रहे कि जो मैं गाना चाहता था वो गा नहीं पाया। लेकिन जिसको तुम गा ही नहीं पाए, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उससे गाना चाहते? जरूर कहीं भीतर कुछ एहसास हो रहा है, कहीं कोई फीलिंग कि कुछ गाना था। जैसा कई बार आपको लगता है कि किसी का नाम जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अब बड़े पागलपन की बात कहते हैं कि जबान पर रखा है और याद नहीं आता। अगर जबान पर रखा है तो अब और याद आने की जरूरत क्या है? निकालिए जबान। लेकिन आप कहते नहीं, रखा तो जबान पर लेकिन याद नहीं आता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि कहीं कोई एक सरकता एहसास है कि मालूम है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, फिर भी अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा, मन पकड़ नहीं पा रहा, कहीं एहसास। और अगर आप मर जाएं या आपको काट डाला जाए और हम आपकी सब भीतर खोजबीन करें कि जो जवान जमीन बिल्कुल जबान पर रखा था वो कहाँ है, तो जबान मिल जाएगी। जबान पर रखा हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। मस्तिष्क मिल जाएगा, तंतु मिल जाएंगे, हजारों सेल की व्यवस्था मिल जाएगी, काट पीट हो जाएगी, वो कहीं मिलेगा नहीं। कहीं अनभिव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, कहीं छिपा, कहीं अंतराल में अस्तित्व में दवा वो खोज में। जो कृष्ण कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रकट हुआ है वही तू नहीं है, वो जो अप्रगट रह गया है वही तू है। और जो अप्रगट है वो बहुत बड़ा है, और जो प्रकट हुआ है वो एक छोर भर है। अर्जुन,
ऐसे छोर बहुत बार प्रकट हुए, ऐसे छोर बहुत बार प्रकट होते रहेंगे, खोते रहेंगे, लेकिन वो जो अप्रगट है, वो अनंत, वो जो अप्रगट है अनादि, वो जो अप्रगट है असीम, वो कभी चुकता नहीं। सारी अभिव्यक्तियों के बाद भी वो अनचुका पीछे शेष रह जाता। निश्चित ही अभिव्यक्त न होगा तो हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे, हम इंद्रियों से उसे न पहचान पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ अभिव्यक्ति को पकड़ती हैं। लेकिन हम इंद्रियां ही नहीं हैं, और अगर हम इंद्रियों के भीतर उतरने की कला सीख जाएं तो जो अभिव्यक्त नहीं है वो भी पकड़ा जाता है, वो भी पहचाना जाता है, वो भी देखा जाता है, वो भी सुना जाता है, वो भी हृदय के किसी गहन तल पर स्पर्शित होता है। अभिव्यक्ति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं, अभिव्यक्ति अस्तित्व का खेल है। आकृति अस्तित्व की अनिवार्यता नहीं, आकृति अस्तित्व का खेल है। इसलिए कृष्ण जगत को, जीवन को एक लीला से ज्यादा नहीं कहते, और लीला का मतलब है मंच पर कोई आया है, राम बनकर आया है, बस वो एक आकृति है। कोई रावण बनकर आया है, वो एक आकृति है। वे धनुष्मान लेके लड़ने खड़े हुए, वो एक आकृति। पर्दे के पीछे अभी थोड़ी देर बाद देख गपशप करेंगे, सीता को भूल जाएंगे, झगड़ा बंद हो जाए, चाय पिएंगे ग्रीन रूम में बैठकर। वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो ग्रीन रूम की बात कह रहे हैं, अर्जुन जो बात कह रहा है वो मंच की बात है। पर जो मंच पर प्रकट हुआ है वो सिर्फ रूप है, वो सिर्फ अभिनय है, वो एक आकृति है। और आकृति के बिना अस्तित्व हो सकता है, लेकिन अस्तित्व के बिना आकृति नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। जब राम और रावण पर्दे के पीछे जाके गपशप करके चाय पीने लगेंगे, तब राम और रावण की जो आकृतियां बनी थी वे कहां हैं? वे नहीं, वे लहरें थी, वे सिर्फ आकार थे। जो पीछे प्राण न हो तो नहीं हो जाता। रूप बदलता है, फॉर्म बदलता है, आकृतियां बदलती हैं, अभिनय बदलता है। अभिनेता नहीं, वो जो पीछे खड़ा है वो नहीं। कृष्ण उसकी ही बात करते हैं।